हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बच्चों। और अपने यकीन 2.0 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है, आज जूलॉजी की क्लास है। बिल्कुल तो आप सब लोगों का इस पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है, और बस अभी से अपनी जो लड़ाई है वो इसकी शुरुआत हो चुकी है। बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और अपनी प्यारी सी 360 डिग्री आर्मी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सर। आप मतलब पहला सवाल आप लोगों का आएगा कि सर यहां क्या कर रहे हैं सर, जूलॉजी की क्लास है। आप तो बॉटनी की क्लास लिया करते थे, बॉटनी की क्लास में आते थे, तो जूलॉजी की क्लास में कैसे? तो बेटा बायोलॉजी है और बॉटनी हो या जूलॉजी हो, सबको पढ़ना जरूरी है और सबको बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, एक चीज बता दूं थोड़ी सी आप लोगों के, ऑनलाइन तो बच्चों में अभी 2022-23 से ही मैं जुड़ा हूं ऑनलाइन में। उससे पहले ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में थे। तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों बॉटनी और जूलॉजी बहुत पढ़ाई है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और आप लोगों का साथ रहा। ठीक है, आप लोगों का साथ रहा तो अपन बहुत बढ़िया तरीके से भी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, जूलॉजी में किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनी रहेगी, क्या साल भर हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, आइए उसकी बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी। तो यार देखो, सबसे पहली चीज मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना जो स्ट्रैटेजी है भाई अपने पास, जो आप सबसे पहली ये है कि हम जूलॉजी को किस तरह से पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं क्लासरूम में जो अपन नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी लोग आप मुझे जानते हैं, हम लोग हर चीज को हाथ से लिखते हैं। मैं भी आपको बोलूंगा एक रजिस्टर बनाइए, उसमें जो जो मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, जो जो मैं नोट्स लिखाऊंगा वो आप लोगों को लिखने हैं। क्लासरूम के नोट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, बायोलॉजी में बॉटनी हो जूलॉजी हो, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है बच्चों। थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसका मतलब है उसको आपको लिखकर पढ़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप उसको लिखकर तैयारी करोगे, उतनी तैयारी बेहतर होगी। आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है सर, क्लासरूम के नोट्स। और क्लासरूम के नोट्स में अपन को क्या मिलेगा सर? एनसीईआरटी का सार। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मुझे मैं बता रहा हूं बच्चों, आप लोग देखो पेपर सबको पता है एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, हर बच्चे को अब ये पता है कि सर बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उस एनसीईआरटी में कौन सी लाइनों से सवाल बन सकते हैं, एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से सवाल बन सकते हैं, कौन से पेज से सवाल बन सकते हैं, कौन सी लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी लाइन क्या कहना चाह रही है, यह सब आपको क्लासरूम के नोट्स में मिलेंगे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, बायोलॉजी में 90% तैयारी ये क्लासरूम के नोट से ही आपकी हो जाएगी। क्लासरूम के नोट्स आपको करेंगे बच्चों अपन, क्लासरूम के नोट से हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास बहुत अच्छी बात है, किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा बच्चों, लेकिन क्लासरूम में ही मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम जाकर एनसीईआरटी की रीडिंग आप करिएगा। ठीक है, जब, और मैं आपको फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने नोट्स में आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी मिलेगी, सरल भाषा में मिलेगी। क्योंकि हिंदी की एनसीईआरटी में अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ भाषा में प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी की सारी तकलीफें हैं वो अपने क्लासरूम के नोट से ठीक हो जाएंगी बच्चों। मैं खुद हर बार क्लास में हाथ से नोट्स लिखता हूं, आप लोगों को भी उसी तरीके से नोट्स अपनाने। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करते हैं, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में पीवाईक्यूज कराता हूं। जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब हम एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यूज करेंगे। और आपके पास पीवाईक्यूज के साथ साथ हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अंत में क्या बचा बच्चों? अंत में आपके पास बचा है आपको टेस्ट देने हैं। भैया देखो सिंपल चीज है, बायोलॉजी हो या साइंस हो या कोई भी तरीका हो, अगर हम उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, उसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी के भी बिंदु हैं यार। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, क्लासरूम के नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, फिर हमको चैप्टर कंप्लीट करना है।
चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमको एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित पीवाईक्यूज करने हैं, उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और फाइनली आपको क्या देना है, टेस्ट। हर चैप्टर में यही तैयारी करनी है। और इतना विश्वास दिलाता हूं, देखो बच्चों, अनुभव की बात कर रहा हूं, इतना जरूर बोलना चाहूंगा बच्चों, जितनी आप लोगों की उम्र है उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 18-19 साल आप लोगों की उम्र होगी ना, तो 17-18-19 साल, इतने साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए। तो इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जो मैं आपको बात बोलने जाऊंगा, जो जो मैं आपको बोलूंगा, आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा बच्चों। मार्कर मेरे हाथ में है, मार्कर मेरे हाथ में है, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है बच्चों। मैं हमेशा बताता हूं, इसी से हमारी जो हमको तनख्वाह मिलती है बच्चों, पीडब्ल्यू से, वो इसीलिए मिलती है कि हम बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ा सके। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये दायित्व है कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तैयारी करवाऊं, और जितना मैं आपको बोलता जाऊं, आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लो, क्योंकि जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो जरूरी है। कोई चीज अगर नहीं बताऊंगा तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा बच्चों। धीरे धीरे, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, इतना विश्वास दिलाता हूं आपको, कुछ दिनों में आप लोगों को बिल्कुल विश्वास पैदा कर दूंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बहुत बढ़िया होती रहे। ठीक है, तो ये अपने पास तरीका है यार, इसी तरीके से अपन हर चैप्टर की तैयारी करेंगे, जूलॉजी के हर एक चैप्टर की तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो चलो शुरुआत करें यार, अपना पहला चैप्टर जूलॉजी का। और एक देखो, एक चीज है, हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। मजा तो तभी आता है जब हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ते हैं बच्चों। तभी मैं कहता हूं तैयारी 360 डिग्री होती है। नंबर 360 लाने के लिए तैयारी 360 डिग्री चाहिए होगी बच्चों। ठीक है भाई, तो चलो यार शुरुआत करें बच्चों, आ जाओ। तो अपने पास आज क्या करेंगे बच्चों, देखो आज बेसिकली अब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ जंतु उत्तकों की बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर एक बार बता देता हूं, इस चैप्टर में भी काफी बदलाव आए हैं। बदलाव आए हैं मतलब जब आप नई एनसीईआरटी पढ़ते हो बच्चों, जब आप नई एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप उसमें देखोगे सर, नई वाली एनसीईआरटी में तो जंतु उत्तकों के बारे में दे ही नहीं रखा है। नई एनसीईआरटी में केवल मेंढक के बारे में दे रखा है, लेकिन जंतु उत्तक पढ़ने जरूरी हैं हमें, क्योंकि यह मानव कार्यकी से जुड़ा हुआ है। हम लोग जंतु उत्तक इसलिए पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो जंतु उत्तक हम पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको मानव कार्यकी से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो करें शुरुआत, करें यार, शुरुआत कर लें बच्चों। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन, अब सबसे पहली चीज बच्चों हम बात करेंगे एनिमल्स या जंतुओं की। अब मैंने सबसे पहले क्या ले लिया बच्चों, जंतु या एनिमल्स। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, ध्यान से समझना। जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो सर, एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं। जब हम जंतुओं की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो जंतु में दो कैटेगरीज होती हैं सर। हमारे पास एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं, हमारे पास एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं, और हमारे पास बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों टर्म्स साथ में लिखूंगा बच्चों, अंग्रेजी और हिंदी टर्म्स दोनों साथ में लिखूंगा। तो एक कोशिकीय जंतु का मतलब है बच्चों यूनिसेल्युलर एनिमल्स, और बहुकोशिकीय जंतु का मतलब है मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। अब पहली चीज मुझे बताना बच्चों, सबसे पहला सवाल आता है सर, एक कोशिकीय जंतु के कोई उदाहरण। सर, ऐसे कौन से जंतु होते हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं? एक कोशिका से बने हुए जंतु, अगर मैं आपसे पूछूं सर एक कोशिकीय जंतु के उदाहरण, तो सर बिल्कुल, एक कोशिकीय जंतु में क्या क्या उदाहरण आते हैं सर? अमीबा, अमीबा सर एक कोशिकीय जंतु होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जंतु होते हैं। अब एक चीज समझना बच्चों, यानी सारे के सारे जो प्रोटोजोआ हैं, अब आप देखो
एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेट करते हैं? 5 जगत का वर्गीकरण पढ़ते हो बच्चों, ठीक है? 5 जगत वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो आर.एच. विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप और जंतु। तो उसमें जो प्रोटिस्टा जगत होते हैं बच्चों, उसमें जो प्रोटिस्टा जगत होता है उसमें सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ पढ़ते हैं बच्चों अपन। हम प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम आता है जिसमें। ये सब एक कोशिकीय जंतु के उदाहरण हैं। ये सब एक कोशिकीय जंतु के उदाहरण हैं। तो सर एक कोशिकीय जंतु में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, मतलब प्रोटोजोआ के उदाहरण आते हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण आते हैं। अब सर इसमें खास बात क्या है? देखो इसमें खास बात क्या है बच्चों? इनमें एक ही कोशिका होती है। अमीबा एक कोशिका से बना हुआ है, पैरामीशियम एक कोशिका से बना हुआ है, सारे प्रोटोजोआ एक कोशिका से बने हुए हैं। तो सर इसमें सारे काम एक कोशिका ही करती है। इनके अंदर पाचन की प्रक्रिया, इनके अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया, इनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया, इनके अंदर जनन की प्रक्रिया, सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका करती है। सारी प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं एकल कोशिका करती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? पॉइंट समझो। इनमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं जनन सभी एक कोशिका ही करती है। समझे बच्चों आप? तो भाई ये एक ही कोशिका से बने हुए हैं सर, अमीबा और पैरामीशियम। जैसे क्या होता है, जैसे एक बच्चा होता है बच्चों, एक टीचर नया बनता है ना, तो एक टीचर जब पढ़ाना चालू करता है, सुनो, एक नया टीचर जब पढ़ाना चालू करता है तो सर वही ट्यूबलाइट, वो लाइट भी वही ऑन करेगा, ठीक है? बच्चों को बिठाएगा भी वही, पढ़ाएगा भी वही। अगर कोई पानी वानी किसी को पिलाना हो, किसी पेरेंट से मिलना हो, तो वो टीचर ही करेगा। वो टीचर ही पेरेंट से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कमरे के लाइट फैन ऑन करेगा, पानी वानी देखेगा। मतलब एक ही टीचर सब कुछ काम करेगा। तो यहां पर भी एक ही कोशिका है, तो सारी प्रक्रियाएं, अमीबा, पैरामीशियम, एकल कोशिका जंतु में सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका करेगी। लेकिन सुनो, जब वो टीचर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब उसके पास ज्यादा स्टूडेंट्स आने लग जाएंगे, तो उसको फिर संस्थान बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको रिसेप्शनिस्ट रखने पड़ेंगे, काउंसलर रखने पड़ेंगे, अलग बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, पियोन, स्टाफ रखना पड़ेगा। तो जब बहुकोशिकीय जंतु बनेंगे, जब एक कोशिकीय जंतु का विकास बहुकोशिकीय जंतु में होगा, तो वहां पर काम बंट जाता है बच्चों, जिसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। समझे भाई? बहुकोशिकीय जंतु है बच्चों, जो बहुकोशिकीय जंतु हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो वहां पर काम बांट दिया गया है, काम बांट दिया गया है। अब बहुकोशिकीय जंतु में क्या क्या आते हैं? बहुकोशिकीय में जंतु जगत आता है बच्चों। जो पूरा जंतु जगत है वो बहुकोशिकीय जंतुओं से बना हुआ है। जंतु पूरा का पूरा, इसमें हाइड्रा, एस्केरिस, सब आपके पास, मछलियां, मानव इत्यादि, ये सब पूरा का पूरा जंतु जगत, पूरा का पूरा जंतु जगत जो है वो बहुकोशिकीय जंतु से बना हुआ है। और इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें श्रम विभाजन देखा जाता है। इनमें श्रम विभाजन देखा जाता है। श्रम विभाजन को हम कहते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर। काम बांट दिया ना,
भाई हृदय का काम परिसंचरण तंत्र, किडनी का काम उत्सर्जन, फेफड़ों का काम श्वसन, जननांगों का काम जनन में, तो काम बढ़ जाता है बच्चों। जो बहुकोशिकीय जंतु है उसमें एक ही कोशिका सारे काम नहीं करती, उसमें कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग बनकर अंग तंत्र बनता है। तो सर उत्सर्जन तंत्र किडनीज, आपके पास परिसंचरण तंत्र हृदय, आपके पास श्वसन तंत्र फेफड़े, तो काम बांट दिया। अलग अलग उत्तकों का, अलग अलग अंगों का अलग अलग काम हो गया। समझ रहे हो? इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बच्चों अपन। हमने देखा भाई सबसे पहले जंतु को अपन ने दो प्रकार में विभाजित किया है। वापस समझ लो, सारे पॉइंट बता दिए हैं, इसी तरह से लिखने हैं। सर एक कोशिकीय जंतु है, बहुकोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु में अमीबा, पैरामीशियम, सारे प्रोटोजो आते हैं, लेकिन ये सब प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करना सीखो। ये जितने एक कोशिकीय जंतु है ना, ये जंतु जगत में नहीं पाए जाते, ये प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें एक ही कोशिका से बने हुए हैं। क्योंकि एक ही कोशिका से बने हुए हैं तो इनमें पाचन की प्रक्रिया हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, एक ही कोशिका करती है। और फिर मैंने आपको बताया जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, बहुकोशिकीय जंतु हैं, उनमें कोशिकाओं का समूह होगा। वो कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाएगा, उत्तक फिर अंग बनाएंगे। तो इसका मतलब इनमें श्रम विभाजन होगा। अलग अलग उत्तक अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग अंग अलग अलग काम करेंगे। इतना सबको समझ आया? बताओ, इतना सबको समझ आया? पहला पॉइंट हमने देखा है, पहला पॉइंट हमने देखा है बच्चों, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, एक चीज याद रखना इसमें एक चीज याद रखना बच्चों, जंतु जगत जब हम पढ़ते हैं, जब हम जंतु जगत यानी एनिमेलिया किंगडम हम पढ़ते हैं, तो उसमें सारे बहुकोशिकीय जंतु शामिल होते हैं। अब इस पे एक सवाल करें बच्चों। अरे अभिषेक मिश्रा जी कैसे हैं आप? बच्चों यहां तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जब एक कोशिकीय जंतु है, वापस सुन लो बच्चों, जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं उसमें एक ही कोशिका है, वो सारे काम करेगी। पाचन से लेकर जनन तक सारे काम एक ही कोशिका करती है। लेकिन जब बहुकोशिकीय जंतु बन जाते हैं तो उनमें कोशिकाओं का समूह होता है, जो आगे चलकर उत्तक बनाएगा, उत्तक आगे चलकर अंग बनाएंगे, अंग आगे चलकर अंग तंत्र बनाएंगे। तो उनमें काम में विभाजन आ जाता है, अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, अब इस पे एक प्रश्न करेंगे बच्चों, आओ। जंतु जगत को हम एनिमेलिया किंगडम कहते हैं बच्चों। जंतु जगत में सम्मिलित होंगे अगर हम जंतु जगत की बात कर रहा हूं बच्चों में, अब जब मैं जंतु जगत की बात कर रहा हूं बच्चों, एनिमेलिया, जब मैं जंतु जगत या एनिमेलिया की बात करता हूं तो एनिमेलिया में एक कोशिकीय जंतु शामिल होंगे, बहुकोशिकीय दोनों या कोई नहीं? करें एक बार पोल। करें हम बच्चों। देखो यार, जंतु जगत की जब हम बात करें, जब हम एनिमेलिया की बात करते हैं, क्योंकि ये जंतु जगत हम पढ़ेंगे,
लेकिन आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ोगे तब मजा आएगा। ठीक है, करो भाई। देखे बच्चों, आओ। बढ़िया यार, 81% बच्चों ने सही जवाब दिया भाई। ललित जी, वंशु जी, धीरज, नीट स्टूडेंट, घोष क्रिमिनल, राउडी, मयंक, मयगर, सपना, खुशबू, प्रतीक, बहुत अच्छा यार। तो देखो बच्चों, हमेशा यार ना एनिमेलिया, जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुकोशिकीय जंतु शामिल होते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं उनको हम प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं, प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं, और वो सब प्रोटोजोआ। ठीक है, जो एक कोशिकीय जंतु होंगे, एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ हैं, और यानी अमीबा, पैरामीशियम, उनको प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। ठीक है, तो जो जंतु जगत हम पढ़ेंगे ना बच्चों, जंतु जगत में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें सिर्फ बहुकोशिकीय जंतु हैं। अब आ जाओ, अब देखो यार, अब अपने पास सबसे पहले अब बहुकोशिकीय जंतु की बात करेंगे तो सर बहुकोशिकीय जंतु में क्या होगा? बहुकोशिकीय जंतु में क्या होगा? कोशिका का समूह मिलकर उत्तक बनाएगा। तो अब हम सबसे पहले यहां पर किसकी बात करेंगे बच्चों? एनिमल टिश्यूज। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जंतु उत्तक। क्योंकि बहुकोशिकीय जंतु में क्या होगा बच्चों? हां बेटा, देखो यार, एक चीज और बता देता हूं यार, देखो एक चीज सुन लो। ठीक है, ऑनलाइन में आपको लग रहा होगा कि सर हम जूलॉजी पहली बार पढ़ा रहे हैं। आप मस्त रहो यार, इतना विश्वास रखो बच्चों, जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसा जैसा हम पढ़ रहे हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, एक सवाल नोट से बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी किताब पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ लेते हो, सर एनसीईआरटी में से आता है, एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे, बट बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूं, नोट जो हैं वो एनसीईआरटी को बहुत आसान करके बनाता हूं मैं, और आपको जितनी चीजें जरूरी हैं आपके एग्जाम में मेरे लिखे हुए नोट से जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वो फॉलो कर लेना बच्चों, आपको कभी गलती नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, हमेशा मेरा यह मानना है कि एक शिक्षक की असली परीक्षा जो होती है ना बच्चों, शिक्षक की असली परीक्षा होती है जब बच्चा परीक्षा देता है। जब आप लोग नीट एग्जाम दोगे ना, उस समय सवाल करते वक्त आप लोग मुझे दुआएं दोगे बच्चों, आप लोग बोलोगे हां यार सर ने जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हुआ। हमने बॉटनी में बिल्कुल इस तरह से तैयारी करी है, और मैं आपको फिर बताने वाला हूं जूलॉजी में भी अपन बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, और पीडब्ल्यू है बेटा, देखो पीडब्ल्यू कितना सोचता है, आपको दो दो विकल्प दिए हैं, बॉटनी के लिए आपको दो विकल्प दिए हैं, जूलॉजी के लिए आपको दो विकल्प दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए आपको दो दो ऑप्शन हैं। तो आपको जहां से बढ़िया लगता है, जहां से आप पढ़ना चाहते हो, जहां से आपका मन करता है, जहां से आपको बढ़िया समझ आता है, वहां से पढ़िए। ठीक है, हमारे आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है यार, शिक्षक आपस में क्या ही प्रतिस्पर्धा करेंगे, बट जो है कि बच्चों का जितना ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, जितना ज्यादा बच्चों को लाभ हो सके, वो कोशिश है बेटा। तो बस यार, अगर मन लगा के पढ़ने आए हो, सीखने आए हो, मेरी क्लास से सीखने आए हो, तो आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करना बच्चों, आप लोगों के साथ कतई गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलो, तो अब जंतु उत्तक। अब उत्तक क्या होता है बच्चों? हम सबको मालूम है, कोशिकाओं का समूह। सर जब हम बात करते हैं उत्तकों की, तो उत्तक का मतलब क्या होता है? सर उत्तकों का मतलब कोशिकाओं का समूह होता है। बिल्कुल सर, कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन कौन सी कोशिकाओं का समूह? कौन सी कोशिकाओं का समूह? सर ऐसी कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करती हो। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य दर्शाते हो, उनको क्या कहते हैं? जंतु उत्तक।
तो सर उत्तकों में क्या होगा, इधर देखो बच्चों, जब मैं एक उत्तक की परिभाषा बनाता हूं, सुनना, तो उत्तक की परिभाषा में क्या होगा सर, कोशिकाओं का समूह होगा। ठीक है सर, ये क्या बना रहे हो, ये सर कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है सर, ये कोशिकाएं हैं सर। तो सर ये कोशिकाओं का समूह है। अब ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक समान कार्य करेंगी, समझ रहे हो सर, ये कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है। और इन सर कोशिकाओं के बीच में क्या मिलेगा सर, इन कोशिकाओं के बीच में क्या मिलेगा, ये इन कोशिकाओं के बीच में सर अंतर कोशिकीय पदार्थ भी तो होंगे। आप मुझे बताओ कोशिका के बीच में क्या मिलेगा सर, ये कोशिकाओं के बीच में ये अंतर कोशिकीय पदार्थ हैं सर। ये अंतर कोशिकीय पदार्थ हैं सर। तो क्या हुआ, इधर देखो, ये क्या बनाए सर, ये है हमारे पास अंतर कोशिकीय पदार्थ, और ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास कोशिकाओं का समूह है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य दर्शाती हो और उनके साथ अंतर कोशिकीय पदार्थ, ये जंतु उत्तक है। तो जंतु उत्तक की परिभाषा में क्या आ गया बच्चों, सुनो, मैंने यहां पर लिखा कोशिकाओं का समूह प्लस अंतर कोशिकीय पदार्थ। समझे आप? तो जब हम उत्तकों की परिभाषा लेते हैं बच्चों, तो उत्तक में क्या होगा सर, उत्तक में कोशिकाओं का समूह आएगा और कोशिकाओं के समूह के साथ साथ अंतर कोशिकीय पदार्थ होंगे। सर अंतर कोशिकीय पदार्थ में क्या आते हैं सर, अंतर कोशिकीय पदार्थ में प्रोटीन्स आएंगे, अंतर कोशिकीय पदार्थ में शर्करा आएगी। ठीक है, तो अपने पास कोशिकाओं का समूह और अंतर कोशिकीय पदार्थ दोनों मिलाकर कहते हैं उत्तक। अब काम की चीज क्या है सर, ये सारी कोशिकाओं का समूह समान कार्य दर्शाना चाहिए, समान कार्य दर्शाना चाहिए। तो अगर कोशिकाओं का समूह समान कार्य दर्शाता है तो उसको उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास सुन लो, अब परिभाषा लिख लें उत्तकों की। तो उत्तक की परिभाषा क्या होती है बच्चों, ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान होती है तथा जो समान कार्य दर्शाते हैं, उन्हें उत्तक कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा समझ लेना बच्चों, कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कोशिकाओं का समूह है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान होती है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, मतलब जो एक ही तरह से पैदा होते हैं, वो सारी कोशिकाएं जो एक ही तरीके से पैदा होंगी, ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह से पैदा होंगी और जो एक ही तरह का काम करेंगी। मतलब बच्चों ये 5 कोशिकाएं हैं ना, ये 5 कोशिकाएं एक ही तरीके से पैदा होंगी और ये 5 कोशिकाएं मिलकर एक ही काम करेंगी।
मतलब ये पांचों कोशिकाएं मिलकर सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। ये पांचों कोशिकाएं मिलकर सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, उत्तक है। ये पांचों कोशिकाएं मिलकर संकुचन कर रही है। पांचों कोशिकाएं मिलकर संकुचन कर रही है, उत्तक है। मतलब सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य करती हैं, सारी कोशिकाओं का समूह समान कार्य करता है, तो उत्तक कहेंगे। आ गई बात सबको समझ में? और उत्तक में कोशिकाओं के समूह के साथ साथ अंतर कोशिकीय पदार्थ भी शामिल होता है। ठीक है, उत्तक के अंदर कोशिकाओं का समूह और अंतर कोशिकीय पदार्थ भी शामिल होता है। इतना सबको क्लियर हुआ क्या भाई? इतना सबको क्लियर हुआ क्या भाई? जब हम जंतु उत्तक की परिभाषा ले रहे हैं, जंतु उत्तक की परिभाषा हम ले रहे हैं, तो कोशिका है, कोशिका का समूह है, ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति समान है, ऐसी कोशिका जिनकी उत्पत्ति समान है और जिनका समान कार्य है, ऐसे कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। सही बात है बच्चों। अब एक सवाल करें इस पे, अब एक सवाल करें। अब आ जाओ, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, जो समान कार्य करें, उन्हें हम उत्तक कहेंगे। अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आओ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है बच्चों, चार कथन अब सुनना। मैंने यहां पर पूछा है, मैंने जंतु उत्तक में क्या क्या सम्मिलित होंगे? समान उत्पत्ति वाले कोशिका समूह, समान कार्य वाले कोशिका समूह, विषम कार्य करने वाले कोशिका समूह, अंतर कोशिकीय पदार्थ। इनमें से कितने कथन सही हैं? जंतु उत्तक में क्या क्या सम्मिलित होंगे? एक, दो, तीन या चार? करो भाई, बढ़िया। देखो, अब इसी तरह के सवाल आते हैं, आपने देखा होगा। जितने स्टेटमेंट वाले सवाल, कितने सही कितने गलत, इससे तैयारी करना बच्चों। एक जंतु उत्तक में क्या क्या सम्मिलित होगा?
जंतु उत्तक में क्या क्या सम्मिलित होगा? इसमें से कितने कथन देखें बच्चों, आओ। बहुत अच्छा यार, 93% बच्चों ने। प्रतीक यादव जी नंबर 1 पर है, धीरज दादी नंबर 2 पर है, राउडी केशव। बहुत अच्छा बच्चों। तो देखो यार, इसमें क्या क्या देखो, समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं ये जंतु उत्तक में शामिल होंगी, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं शामिल होंगी, विषम कार्य, अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह नहीं होगा, और अंतर कोशिकीय पदार्थ। तो 1 2 3 कथन सही हो गए। तो जंतु उत्तक में, किसी भी उत्तक में आपके पास समान उत्पत्ति वाली कोशिका का समूह, समान कार्य करने वाले कोशिका का समूह और उसके साथ अंतर कोशिकीय पदार्थ, ये उत्तक में शामिल होते हैं। क्लियर बात है बच्चों? क्लियर बात है बेटा। क्वेश्चन से प्रैक्टिस, हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आप समझ लो, फिर सवाल अपने आप आसान हो जाता है बेटा। क्वेश्चन आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बट थ्योरी जरूर याद रखनी है बच्चों। चलो अच्छा, अब एक चीज बच्चों, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब मुझे बताओ कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों? हमने उत्तक की परिभाषा तो पढ़ ली, बट उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है बच्चों, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में। उत्तकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं या माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बच्चों इसको औतिकी कहा जाता है। हिंदी में इसको हम औतिकी कहते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? हम उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही, या माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं, या औतिकी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यार, अब अपन बात करेंगे बच्चों, जंतु उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं? अब हम बात करेंगे जंतु उत्तक को। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। जंतु उत्तक हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के जंतु उत्तक पढ़ेंगे बच्चों अपन। उपकला उत्तक, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, संयोजी उत्तक, यानी कनेक्टिव टिश्यूज, पेशी उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू, और तंत्रिका उत्तक, न्यूरल टिश्यू। सही बात है। तो जब हम जंतु उत्तक की बात करते हैं बच्चों, जंतु उत्तकों को अपन 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। जंतु उत्तक हमारे पास 4 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के, यही पढ़ने, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। है ना भाई? यही चारों हम पढ़ेंगे, यही चारों हम पढ़ेंगे बेटा। इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश बोल, अच्छा इंग्लिश, you want to listen to what I have to say in English? You know, I'm very comfortable with English as well. If you want me to talk in English, I can do it very, very well. Someone told me that I'm very good with English.
See, we're talking about animal tissues here. You know, the study of tissues is called histology. And there are 4 types of animal tissues: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, and neural tissues. So we'll be talking about epithelial tissues first, then we'll be going towards connective tissues, then we'll be talking about muscular, and the end we will be talking about neural tissues. अच्छा ठीक है, तो ऐसे अंग्रेजी बीच में बोलते रहेंगे यार। देखो, एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट आप जैसा बोलेंगे ना, देखिए हम ऐसा बिहारी भाषा में आपसे बात करना चाहें वैसा कर सकते हैं, हम जैसा बोलना चाहें, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी भी हम बोल सका है, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसा, और हम अब अंग्रेजी अमेरिकन इंग्लिश भी, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन अमेरिकन इंग्लिश एज वेल, बिकॉज़ आई कैन टॉक वेरी फास्ट एंड आई कैन डू एन इंग्लिश एक्सेंट एज वेल। इफ यू वांट मी, आई कैन डू एन इंग्लिश एक्सेंट एज वेल. I have no problems. I am absolutely no problem with anything. You know, you want to talk to me in English, I can talk to you in English. If you want me to talk in Marathi, I can do it Marathi as well. I have no problems whatsoever. Absolutely no. You will face absolutely no problems whatsoever. ठीक है, चलो चलो आ जाओ। तो काम की चीज सुन लो, अब जंतु उत्तकों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जंतु उत्तक के कितने प्रकार हैं भाई? 4, एक एक करके पढ़ेंगे। जंतु उत्तकों में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अब उपकला। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? उपकला उत्तक की। ठीक है, चलें आगे भाई। यहां तक नोट हो गया। अपन ने सिर्फ अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सबसे पहले जंतुओं की बात की। हमने कहा जंतु या तो एक कोशिकीय जंतु होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय जंतु में सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका करती है, और अपने पास जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है, कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक बनाता है, और ये उत्तक और अंग अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है ना। और अपन ने उत्तक की परिभाषा देखी कि सर उत्तक की परिभाषा में वो कोशिकाओं का समूह आता है जिनकी उत्पत्ति, जो एक ही तरीके से पैदा होते हैं, जो एक ही तरह का काम करते हैं, और उसके बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? उपकला उत्तक की। तो अब हमने सबसे पहले क्या ले लिया बच्चों? हम सबसे पहले क्या लेते हैं? उपकला उत्तक या एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले सुनना यार, अब सबसे पहले सर ये कहां होता है? उपकला उत्तक क्या होता है सर, कहां मिलता है? यार एक चीज समझो, देखो अपन एक है ना, हमारे एक फेवरेट है, हमारे एक रामू भैया है। ठीक है, मैं हमेशा जूलॉजी में एक रामू भैया जरूर बनाऊंगा बच्चों। ठीक है ना, ये हमारे एक रामू भैया बना देते हैं, हमें बहुत पसंद है रामू भैया। ठीक है ना, हमारे पास एक रामू भैया है। ठीक है, ये प्यार से हम रामू भैया बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब देखो यार ये हमारी त्वचा है। ठीक है, अब हमारे जो रामू भैया हैं, ठीक है, अब क्या होगा देखो, इनके पैर, इनके शरीर पर, इनके शरीर को ढकने वाला, इनके शरीर को ढकने वाला, यानी इनके शरीर को बाह्य ढकने वाला जो उत्तक है, मतलब सर हमारे शरीर में त्वचा है, त्वचा को जो ढक रहा है, त्वचा को जो ढक रहा है, त्वचा को जो आवृत कर रहा है, वो उपकला उत्तक है। समझ रहे हो? हमारे शरीर को बाहर से, हमारे शरीर को बाहर से और हमारे शरीर के अंगों को भीतर से जो आवृत करके रखता है, वो उपकला उत्तक है। जैसे बच्चों एक कॉपी होती है, स्कूल जाते हो, स्कूल जाते थे तो कॉपी पे कवर चढ़ाते थे, कॉपी पर कवर चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? बिल्कुल, कॉपी पे कवर जो चढ़ाते हो ना, वो कवर उपकला उत्तक है। जब आप अपने किताबों और कॉपियों के ऊपर जो कवर चढ़ाते हो बच्चों, वो कवर क्या है? उपकला उत्तक। हमारा शरीर अगर कॉपी है, हमारा शरीर अगर कॉपी है, तो उस पर जो कवर है, उसके ऊपर जो कवर या आवरण है, वो है आपके पास उपकला उत्तक। यार बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, मजा आ जाएगा।
अब देखो सर, रामू काका के अंदर अंग भी तो होते हैं। बिल्कुल होंगे। देखो सर, ये ऐसे अंग होंगे, ये अमाशय होगा सर, ये आंतवात होगी सर, ये यकृत वकृत होगा सर, ये अंग होंगे। तो इन अंगों को भी ढकने के लिए समझो, ये अंग भी बाहर से ढके जाएंगे और अंदर से ढके जाएंगे। आपके शरीर के सभी अंगों को बाहर से और अंदर से ढकने में भी, आवृत रखने में भी यह उपकला उत्तक है। समझ रहे हो? अरे कॉपी को कवर, कॉपी के बाहर भी कवर लगाओगे, कॉपी के अंदर भी कवर लगाओगे, तो वो कवर क्या है? उपकला उत्तक। आई बात सबको समझ में? जैसे आपका एक अंग ले लो, अमाशय ले लो, अमाशय है, स्टमक है, तो अमाशय के बाह्य आवरण में भी उपकला उत्तक होगा, उसके आंतरिक स्तर, भीतर के स्तर पर भी उपकला उत्तक होगा। समझे? कॉपी, अगर कॉपी शरीर है, अगर आपकी कॉपी शरीर है, तो उस पर लगा हुआ कवर, उस पर लगा हुआ कवर जो है वो उपकला उत्तक है। तो यह उत्तक क्या करता है बच्चों? ये सुनो, उपकला उत्तक। तो सर उपकला उत्तक शरीर का आवरण है, शरीर का आवरण है, शरीर का आवरण मतलब देह आवरण, एवं केवल शरीर का नहीं, अंगों का भी, हमारे शरीर के अंगों को भी बाहर से, अंगों का आवरण एवं आस्तर, अंगों का आवरण एवं आस्तर। आस्तर का मतलब होता है बच्चों आंतरिक स्तर, है ना, आंतरिक स्तर का आवरण। समझ गए? कोई भी आपके शरीर का कोई भी अंग ले लो, त्वचा ले लो सर, त्वचा को ऊपर से ढकने वाली उत्तक, त्वचा को ऊपर से ढकने वाली उत्तक उपकला उत्तक है। सर कोई भी अंग ले लो, किडनी ले लो, किडनी ले लो, पेशी ले लो, अमाशय ले लो, कोई भी अंग ले लो, उसको बाहर से ढकने वाला और भीतर से ढकने वाला क्या है? उसको कवर करने वाला, बाहर से और अंदर से कवर करने वाला क्या है? क्या है? उपकला उत्तक। तो देह आवरण और अंगों का आवरण एवं आस्तर बनाने वाला उत्तक। ठीक है, तो उपकला उत्तक क्या हो गया बच्चों? देह आवरण एवं अंगों का आवरण एवं आस्तर बनाने वाला उत्तक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो, इसका मतलब सर यही उपकला उत्तक है। भाई इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? यह उपकला उत्तक है। अब मुझे बताओ, हर उपकला उत्तक की, अरे सुनो यार, हर उपकला उत्तक की एक मुक्त सतह होगी। अरे हर एक उपकला उत्तक की एक मुक्त सतह है। यह वाली मुक्त सतह बाह्य वातावरण के संपर्क में। भाई त्वचा को ऊपर से कौन ढक रहा है? त्वचा को ऊपर से कौन ढक रहा है? उपकला उत्तक। तो सर ये इसका एक सिरा बाह्य वातावरण के संपर्क में, फिर सर ये उपकला उत्तक अंदर से, ये अमाशय को अंदर से कवर कर रही है, तो सर ये द्रव्य के संपर्क में होगी, ये देह द्रव्य के संपर्क में होगी। तो हमेशा हर उपकला उत्तक की एक मुक्त सतह होती है। हर उपकला उत्तक की एक मुक्त सतह होती है, जो या तो बाह्य वातावरण के संपर्क में होगी या अंदर द्रव्य के संपर्क में होगी। समझ रहे हो? तो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? उपकला उत्तक में मुक्त सतह, फ्री सरफेस होती है, जो
बाह्य वातावरण अथवा देह तरल के संपर्क में होती है। आ रही है बात? देखो हर पॉइंट, ये जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक भी चीज इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। तो हमारे पास कोई भी उपकला उत्तक देखो, ये मेरी उपकला उत्तक है जो त्वचा को आवृत कर रही है, ये उपकला उत्तक त्वचा को कवर कर रही है, तो इसकी मुक्त सतह बाह्य वातावरण के संपर्क में है, इसकी मुख्य सतह बाह्य वातावरण की उसमें है। अब सोचो अमाशय या आंत या पेशियों की जो स्तर है, अब आपके पास इन अंगों की जो उपकला उत्तक है वो द्रव्य के संपर्क में होगी ना। शरीर के अंदर तो द्रव्य है, अरे शरीर के अंदर तो द्रव्य है, तो जो अंगों की उपकला उत्तक है उसकी मुक्त सतह किसके संपर्क में होगी? काय द्रव्य या देह द्रव्य के संपर्क में होगी। पक्का क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो 2 पॉइंट उपकला उत्तक के देखें अपन ने। उपकला उत्तक कौन कहां कहां मिलेंगे? देह आवरण और अंगों का आवरण और आस्तर बनाने वाले उत्तक हैं। इनमें हमेशा एक मुक्त सतह होगी जो या तो बाह्य वातावरण या देह तरल के संपर्क में होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन उत्तकों की उत्पत्ति कहां से होती है? पैदा कहां से होती है? पैदा कहां से होती है? अब यहां तक अगर नोट कर लिया बच्चों तो आगे चलूं, यहां तक नोट कर लिया तो आगे चलें। तो अब सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्पत्ति, उपकला उत्तक की उत्पत्ति। नेक्स्ट पॉइंट, उपकला की उत्पत्ति। तो बच्चों ये तीनों जनन स्तर से हो सकती है। उपकला की उत्पत्ति जो है एक्टोडर्म, मीसोडर्म या एंडोडर्म, तीनों से हो सकती है। ये 3 जनन स्तर होती है बच्चों, पता होना चाहिए। जब हमारा भ्रूण बनता है ना बच्चा, भ्रूण से जब सारे अंग बनते हैं, भ्रूण के अंदर जब सारे अंग और अंग तंत्र बनते हैं तो वो इन 3 जनन स्तर से बनते हैं। तो उपकला की उत्तक तीनों जनन स्तर से बन सकती है। जैसे अपनी त्वचा है बच्चों, त्वचा को जो आवृत रखने वाली उपकला उत्तक है, त्वचा के ऊपर जो उपकला है वो एक्टोडर्म से, उसका विकास एक्टोडर्म से होता है। अंदरूनी अंगों के अलग अलग है बच्चों, तो इनकी उपकला उत्तक की उत्पत्ति तीनों जनन स्तर से होती है। अब देखो, अब एक पॉइंट सुनना बच्चों, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, इधर देखो, ये अपनी एक उपकला उत्तक की कोशिकाएं बना रहा हूं। ठीक है, ये एक उपकला उत्तक का स्तर बनाया बच्चों मैंने, सुनना, ये एक उपकला उत्तक का स्तर बनाया है बच्चों मैंने, ध्यान से सुनना। ये उपकला उत्तक का एक स्तर बनाया है। अब मुझे बताओ, इसमें सारी कोशिकाएं ढीली ढीली व्यवस्थित हैं या दृढ़ लग रही हैं? इस चित्र से मुझे देखकर बताओ कि सर ये जो उपकला उत्तक की कोशिकाएं हैं वो ढीली ढीली हैं या दृढ़ रूप से? आज बताओ। बताओ यार, ये जो उपकला उत्तक है,
ये उपकला उत्तक की कोशिकाएं ढीली ढीली हैं या आपको ऐसे कॉम्पैक्ट लग रही है, दृढ़ लग रही है? दृढ़ लग रही है ना, पास पास एकदम दृढ़ रूप से। हां, तो उपकला उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं ये दृढ़ रूपी होती हैं और इनमें देखो, इनमें बिल्कुल कम कम होंगे, इनमें अंतर कोशिकीय पदार्थ कम होंगे, इनके बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ कम होंगे। भाई ये कोशिका आपस में मजबूती से जुड़ी हुई है, ये कोशिकाएं टाइट रूप से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश कम होंगे, इनके बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ कम होंगे। तो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उपकला उत्तक की कोशिकाएं दृढ़ रूपी होती हैं तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ या आधार कम मात्रा में होता है। सही बात है भाई, आपके पास ये उपकला उत्तक की कोशिकाएं एकदम टाइट हैं। ये जो उपकला उत्तक की कोशिकाएं है ना बच्चों, ये एकदम देखो टाइट टाइट हैं, एकदम दृढ़ हैं, तो इनके बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ कम होता है। अगर ये ढीली ढीली होती, अगर ये ढीली ढीली दूर दूर व्यवस्थित होती, तो इनके बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ ज्यादा होता। सिंपल सी बात है। आई बात सबको? बिल्कुल सही बच्चों, अंतर कोशिकीय पदार्थ कम होंगे। ठीक है, अब एक और पॉइंट, बच्चों, इसके नीचे देखो, अब इसका सपोर्ट, इस उपकला उत्तक को सपोर्ट कौन करता है? सुनना, इस उपकला उत्तक को, हां सर, इस उपकला उत्तक को सपोर्ट कौन कर रहा है? इस उपकला उत्तक को सपोर्ट करने वाले होते हैं बच्चों ये। इस उपकला उत्तक को सपोर्ट कौन करता है? एक आधारीय झिल्ली, जिसे हम कहते हैं बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। है ना, ये जो उपकला उत्तक है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कौन कर रहा है बच्चों? तो आधारीय झिल्ली। और इस आधारीय झिल्ली के नीचे, अरे सुनो, इस आधारीय झिल्ली के नीचे बच्चों, इस आधारीय झिल्ली के नीचे जो है ना, वो संयोजी उत्तक मिलेगा। इस आधारीय झिल्ली, ये तो आधारीय झिल्ली हुई, इसके नीचे आपको संयोजी उत्तक मिलेगा। समझे? तो उपकला उत्तक है, उपकला उत्तक के नीचे आधारीय झिल्ली है, और इनको सपोर्ट करने वाला नीचे संयोजी उत्तक होता है। समझे? आपने पास ये उपकला उत्तक हो गई बच्चों, ये मैंने बना दी उपकला उत्तक। ठीक है, ये उपकला उत्तक बना दी। ये उपकला उत्तक के नीचे आधारीय झिल्ली है, और इन दोनों को सपोर्ट करने वाली ये संयोजी उत्तक होती है। आई समझ में? हां, आधारीय झिल्ली को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। तो ये पॉइंट लिख ले, उपकला उत्तक के नीचे उपकला उत्तक के आधार पर
बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोशिकाएं नहीं होती बच्चों, ये अकोशिकीय होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अकोशिकीय होती है, तो उपकला उत्तक के आधार पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, उपकला उत्तक को और बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने वाला, उनको सपोर्ट सहायता देने वाला संयोजी उत्तक होता है। क्लियर बात बच्चों, बात सबको समझ आ गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोशिकाएं नहीं होती, याद रखना। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना बच्चों, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोशिकाएं नहीं होती है, इसमें प्रोटीन्स और शर्करा होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आ गई बात सबको समझ में, यहां तक सबको क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर हुआ। एक चीज और बता रहा हूं सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए, एक चीज और बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए बच्चों, ये उपकला उत्तक होती है ना, उपकला उत्तक में खुद के रुधिर सप्लाई नहीं होता, इसको रुधिर या पोषण भी संयोजी उत्तक से मिलता है। ये आगे पढ़ेंगे अपन आगे। बट उपकला उत्तक के बारे में इतना समझ आई, अपने शरीर को ढकने वाली, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को बाहर से और अंदर से ढकने वाली कवर जो है वो उपकला उत्तक है। ठीक है, उपकला उत्तक की उत्पत्ति तीनों जनन स्तर से हो सकती है। इसमें कोशिकाएं दृढ़ रूपी होती हैं और बीच में अंतर कोशिकीय पदार्थ कम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो यार, अब उपकला उत्तक की बात करें, आओ अब उपकला उत्तक दो प्रकार में विभाजित करेंगे अपन। अब अपन उपकला उत्तक को दो प्रकार में विभाजित करेंगे। ठीक है, अब देखो यार, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो उपकला उत्तक है बच्चों, अब उपकला उत्तक को अपन दो प्रकार में विभाजित करेंगे। ठीक है, अब हम उपकला उत्तक को दो प्रकार में, अब हम उपकला उत्तक को दो प्रकार में विभाजित करेंगे बच्चों। कैसे? सरल और देखो, ठीक है, सरल या सिंपल जिसे हम कहते हैं, और दूसरा संयुक्त स्तरीय जिसको हम कहते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड। तो इधर ध्यान देंगे बच्चों, अपने पास दो प्रकार के उपकला उत्तक हम पढ़ेंगे। उपकला उत्तक को दो प्रकार में पढ़ेंगे बच्चों, उपकला उत्तक को दो प्रकार में हम पढ़ेंगे। सरल और संयुक्त स्तरीय। क्या मतलब है इधर देखो यार, क्या मतलब है इधर देखेंगे। ये देखो,
यहां पर देखो बच्चों क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क हो रहा है। सर सरल उपकला जो है, सरल उपकला जो है वो एक ही स्तर से बनी होती है, एक स्तर की कोशिकाओं से बनी होती है। और संयुक्त या स्तरीय में क्या हो रहा है, एक से अधिक स्तर से बनी हुई है ना। तो अपने पास वो एकल स्तर से है और ये एक से अधिक स्तर से बनी हुई है। तो इसमें पॉइंट क्या है, जो सिंपल है बच्चों, एक स्तरीय कोशिका से बनी होती है। सही बात है, जो सरल उपकला है वो एक स्तरीय कोशिका से बनी हुई है बच्चों, और अपने पास जो संयुक्त है वो एक से अधिक स्तर की कोशिका से बनी हुई है। अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, जो एक से अधिक स्तर से बनी हुई है, आपके पास जो उत्तक एक से अधिक स्तर से बना हुआ है वो किसमें काम करेगा, सुरक्षा में। आप सोचो ये किसमें काम करेगा सर, संयुक्त जो है ये किसमें कार्य करेगा, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन में काम करेगा यार, रक्षा में। भाई ये एक से अधिक स्तर से बना हुआ है, ये एक से अधिक स्तर से बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सुरक्षा में काम करेगा। और सर ये एक स्तरीय है, ये एक ही स्तर से बना हुआ है, तो इसके आर पार पदार्थ जा सकते हैं। भाई इसके आर पार पदार्थों का विसरण होगा, स्त्रावन होगा और अवशोषण होगा, है ना भाई। किस किस में काम करेंगी, विसरण यानी डिफ्यूजन, स्त्रावन यानी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, है ना भाई। सीधी सी बात है, जो एक स्तर से, अब सुन लो, जो एक स्तर से बनी हुई है, जो कोशिकाएं एक स्तर से बनी हुई हैं वो विसरण में, स्त्रावन में, अवशोषण में काम करेंगी। मतलब गैस इसके आर पार जाएगी, गैस इसके आर पार जा सकती है, विसरण, पदार्थ इससे बाहर निकल सकते हैं, पदार्थ इस स्तर से बाहर निकल सकते हैं, स्त्रावन, या पदार्थ इस स्तर से अंदर आ सकते हैं, अवशोषण। आई बात सबको समझ में, यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है, एक बार बता दो यार बच्चों। उपकला उत्तक में सरल और संयुक्त, अब एक बार यहां तक क्वेश्चन करें बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अपन ने उपकला उत्तक के दो प्रकार देखे, जो एक स्तरीय से है वो सरल है, और जो एक से अधिक स्तर से बनी हुई है वो संयुक्त या स्तरीय है। ये सुरक्षा में काम करेगी, इससे पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं, अंदर बाहर जाती है गैस, अंदर बाहर जाती है विसरण, पदार्थ बाहर जाते हैं स्त्रावन, पदार्थ अंदर आते हैं अवशोषण। ठीक है, अब सुन लो यार, अब एक बार एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर आगे चलेंगे। एक बार क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं।
आ जाओ, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमेशा ना बच्चों क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कितने कथन गलत हैं, कितने कथन सही हैं। हमेशा तैयारी इसी तरह से सवाल की करा करो। तो हमारे पास आपके यह 4 कथन है, आपको बताना है कितने कथन गलत हैं भाई, कितने कथन गलत हैं, कितने कथन गलत हैं। पोल दे रहा हूं। कितने कथन गलत हैं यह बताना है बच्चों। सेवेंटी सेवन भाई। शिवानी जी नंबर 1 पर हैं, धीरज दादी जी नंबर 2 पर हैं, प्रतीक यादव जी नंबर 3 पर हैं। बहुत अच्छा बच्चों, इधर देखो यार। पहला देखो, स्तरीय या संयुक्त उपकला विसरण या स्त्रावन में कार्य करती है, गलत। स्तरीय या संयुक्त उपकला तो बहुस्तरीय होती है बच्चों, सुरक्षा में काम करती है। विसरण स्त्रावन में तो एक अपने पास सरल उपकला काम करती है। उपकला उत्तक में अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं, गलत। उपकला उत्तक की कोशिकाएं मजबूत दृढ़ता से जुड़ी होती हैं, तो अंतर कोशिकीय अवकाश कम होती है। उपकला उत्तक की उत्पत्ति एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म से होती है, यह कथन सही है। और उपकला उत्तक में मुक्त सतह नहीं होती, गलत। होती है भाई मुक्त सतह, या तो बाह्य वातावरण के संपर्क में होगी या देह तरल के संपर्क में होगी। तो 3 गलत हो गए बच्चों। इसमें कितने कथन गलत हो गए? 3 कथन गलत हो गए। क्लियर है यहां तक बात भाई? जितने स्टेटमेंट्स पे सवाल करोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि नीट में सवाल जो हैं वो स्टेटमेंट्स पे आते हैं, स्टेटमेंट्स पे आते हैं बच्चों। ठीक है, अब सुनो यार, अब अपन सरल उपकला के प्रकार देखेंगे। अब हम यहां पर किसकी बात करेंगे भाई? सरल उपकला। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बता दो, यहां तक सबको क्लियर है?
अब अपने पास यहां पर क्या आएगा भाई, सबसे पहले अपन सरल उपकला देख रहे हैं। सिंपल एपिथीलियम। अब हम यहां पर सरल उपकला के प्रकार देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले सरल उपकला आता है बच्चों। सरल उपकला के प्रकार। अब देखो यार, सरल उपकला के प्रकार में सबसे पहला क्या आता है, ए। सरल शल्कीय उपकला। जिसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। ठीक है बच्चों, इसमें देखो यार कुछ नहीं होता, अपने घर पे टाइल्स लगती है ना, आपने देखा होगा घरों में, होटल्स में टाइल्स लगी होती हैं, तो टाइल्स के आकार की कोशिकाएं होती हैं। टाइलें रहती है बच्चों घरों के अंदर, घरों में फर्श पे टाइलें लगती हैं। घरों के फर्श में जो टाइलें लगती हैं, होटल्स में जो टाइलें लगती हैं, वो टाइल्स के आकार की कोशिकाएं होती है बच्चों। मतलब इनके किनारे अनियमित होते हैं, इनके किनारे अनियमित होते हैं। तो सरल शल्कीय उपकला पहले प्रकार है अपने पास। इसमें चपटी कोशिकाओं की पतली परत पाई जाती है। इसमें कैसी कोशिकाएं होती है बच्चों, चपटी कोशिकाओं की पतली परत। ठीक है, इसलिए इसको टाइल्स जैसी या पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें एकदम चपटी कोशिकाएं होती हैं बच्चों, इसमें एकदम चपटी कोशिकाएं टाइल जैसी और अनियमित किनारों वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अनियमित किनारे वाली कोशिकाएं होती हैं। समझे, इसके किनारे अनियमित होते हैं, तो एकदम चपटी होती हैं, टाइल से नहीं होती बच्चों। अपने पास अपने घर फर्श पे जो टाइलें लगती हैं, फर्श पे जो टाइलें लगती है बिल्कुल वैसी होती है। तो कोशिकाओं की पतली परत, चपटी कोशिकाओं की पतली परत है और अनियमित किनारे वाली कोशिकाएं हैं। अब ये कहां कहां मिलती हैं, यही सवाल आएगा। देखो सवाल आता है ये कोशिकाएं कहां कहां मिलती हैं, ये उपकला आपको कहां मिलेगी, ये आपको कहां मिलेगी। रुधिर वाहिकाएं होती हैं बच्चों, अपनी रुधिर वाहिकाएं होती हैं, अपने रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, धमनियां, शिराएं, जो रुधिर वाहिकाएं हैं उस पर मिलती हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर तो अपने पास उदाहरण जो रुधिर वाहिकाएं हैं, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति इन्हीं से बनी होती है, यानी आंतरिक स्तर उनका। अपने पास धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, जो रुधिर वाहिकाएं होती है ना बच्चों, उनकी भित्ति सरल शल्कीय उपकला से बनी होती है। फिर फेफड़ों में वायु कोश, फेफड़ों में कूपिकाएं होती हैं। फेफड़ों में कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई। तो फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती है बच्चों, एल्वियोलाई, उनमें भी आपके पास सरल शल्कीय उपकला मिलती है। और अपने देखो नेफ्रॉन होता है बच्चों,
अपने किडनी के अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में बोमेन संपुट होता है। अपने नेफ्रॉन में बोमेन संपुट होता है। तो ये सारे उदाहरण बच्चों, ये सारे उदाहरण सरल शल्कीय उपकला के हैं। ये आपको, ये देखो, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे मानव कार्यकी में। अपने रुधिर वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स, उसकी भित्ति सरल शल्कीय उपकला से बनी हुई है। फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती हैं, उनका स्तर सरल शल्कीय उपकला से बना होता है। और नेफ्रॉन में जो बोमेन संपुट होता है बच्चों, वो नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, उसका बोमेन संपुट जो होता है वो भी सरल शल्कीय उपकला से बना होता है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। बताओ यार, इतना सबको क्लियर है? सरल उपकला एक स्तर की है। सरल उपकला बच्चों सब एक स्तरीय है। चपटी कोशिकाएं होंगी, अनियमित किनारे वाली होंगी। ठीक है, चपटी कोशिकाएं होंगी और अनियमित किनारे होंगे। बताओ यार, इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, ये काम क्या करेंगी यार? देखो, ये विसरण में काम करती हैं। इनका मुख्य काम विसरण में होता है बच्चों। ये अपन ने देखा, इनका प्रमुख कार्य विसरण में होता है। ठीक है, रुधि देखो, फेफड़ों में कूपिकाएं, तो फेफड़ों में कूपिकाएं गैसों का विसरण होगा। यहां नेफ्रॉन में बोमेन संपुट, बोमेन संपुट में आपके पास रुधिर का विसरण होकर मूत्र बनेगा। तो इनका प्रमुख कार्य विसरण होता है बच्चों। इनका मुख्य कार्य विसरण होता है। तो सरल शल्कीय उपकला, यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, देखो यार, सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखना आपके पास। हां, विसरण कहो, निस्यंदन कहो, विसरण कहो, निस्यंदन कहो, ये सब अपन पढ़ेंगे विस्तार से। ये मानव कार्यकी में सब कुछ आएगा बच्चों, मानव कार्यकी में वैसे ही आएगा। तो यार देखो, बेसिक चीज याद रखना बच्चों, जैसा जैसा मैं नोट्स बना रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, आपको इसी तरह से बनाने हैं। और इतना विश्वास दिलाता हूं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर, मैं फिर बता रहा हूं, जैसा जैसा आपको लिख रहा हूं, जैसे जैसे पॉइंट्स में चीजें बता रहा हूं, आप लोग वैसे वैसे नोट करते जाओ बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो यार, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं क्या करा है देखो अपन ने। ठीक है, आज इतना ही मैं बता रहा हूं। देखो, एक बार वापस देख लो अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों। हमने शुरुआत क्या से की बच्चों? शुरुआत अपन ने की, जंतु दो प्रकार के हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, उनमें सारे कार्य एक ही कोशिका करती है। और ये एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं, ये प्रोटिस्टा जगत में होते हैं। जंतु जगत में जितने भी जंतु आते हैं वो सारे बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय हैं मतलब कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक बनाता है, उत्तक आगे चलकर अंग बनाते हैं और आपके पास काम विभाजित हो जाता है। अलग अलग तंत्र अलग अलग कार्य करते हैं। तो अपन ने देखा, बहुकोशिकीय जंतु में फिर उत्तक बनते हैं। बहुकोशिकीय जंतु में आपको क्या मिलेंगे बच्चों? उत्तक मिलेंगे। उत्तक में अपन ने पढ़ा कोशिकाओं का समूह होता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान होती है, जो एक ही तरीके से पैदा होते हैं और जो समान कार्य करते हैं।
और इन कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय पदार्थ मिलता है। यह सब मिलकर उत्तक बनाते हैं बच्चों। फिर अपन ने इस पे सवाल भी देख लिया कि उत्तक में क्या क्या शामिल होंगे। फिर अपन ने देखा उत्तकों के अध्ययन को अपन हिस्टोलॉजी या माइक्रो एनाटॉमी और्थिकी कहते हैं। और जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन ने उपकला उत्तक की बात की है। अपन ने कहा जैसे अपन कॉपी पर कवर चढ़ाते हैं, जैसे अपन कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपने शरीर को ढकने वाला, अपने शरीर को कवर करने वाला, आवृत करने वाला, अंगों को आवृत करने वाला उत्तक उपकला उत्तक है। इसमें हमेशा एक मुक्त सतह मिलेगी जो या तो बाह्य वातावरण के संपर्क में होगी, या अगर अंगों को स्तरित कर रही है तो वो तरल द्रव्य के संपर्क में होगी। फिर अपन ने देखा बच्चों उपकला उत्तक की उत्पत्ति तीनों जनन स्तर से हो सकती है। उपकला उत्तक की उत्पत्ति एक्टोडर्म से हो सकती है, मीसोडर्म से हो सकती है, एंडोडर्म से हो सकती है। ठीक है। फिर अपन ने देखा इनमें कोशिकाएं एकदम टाइटली जुड़ी हुई हैं, एकदम दृढ़ रूप से जुड़ी हुई हैं, तो अंतर कोशिकीय आधार जो है वो बहुत कम मात्रा में होगा। और इसके नीचे आपको क्या मिलेगी? उपकला उत्तक के नीचे आधारीय झिल्ली मिलेगी, और आधारीय झिल्ली इनको सपोर्ट करने वाले संयोजी उत्तक होंगे जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। फिर अपन ने देखा उपकला उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक सरल उपकला उत्तक होते हैं और एक संयुक्त होते हैं। सरल एक स्तरीय कोशिका से बने होंगे तो ये विसरण में, स्त्रावन में, अवशोषण में काम करेंगे। और एक से अधिक स्तर से क्या बने होंगे? संयुक्त या स्तरीय, तो ये सुरक्षा में काम करेंगे। और फाइनली बच्चों, फाइनली अपन ने देखा कि भाई सरल उपकला का पहला प्रकार, अभी सरल उपकला के प्रकार बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपन ने सरल उपकला का पहला प्रकार देखा है। तो सरल उपकला का पहला प्रकार अपन ने देखा सरल शल्कीय उपकला। सरल शल्कीय उपकला अपन ने पहला प्रकार देखा है। इसमें कोशिकाएं कैसी होती है बच्चों? एकदम चपटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। अगर आपको देखो ये एकदम ऐसे चपटी कोशिकाएं होंगी, ये देखो इस तरह से बच्चों, तो अपने पास इस तरह से चपटी कोशिकाओं का समूह होगा। ठीक है ना। ये देखो बच्चों अपने पास ऐसे, ये देखो एकदम चपटी कोशिकाओं का समूह दिख रहा है, और इसके किनारे अनियमित होंगे। ये देखो घरों पे टाइल्स लगती है, फर्श पे ऐसी लगती है, ये है आपके पास, तो ये इस तरह से दिखती है बच्चों। वो पिक्चर आप कह रहे थे ना, ये देखो ऐसी, ये एकदम चपटी कोशिकाओं का स्तर है और इनके किनारे अनियमित होते हैं। तो इस तरह की कोशिकाएं ये सरल शल्कीय उपकलाएं रुधिर वाहिकाओं की भित्ति में आपको मिलेंगी, फेफड़ों के कूपिका एल्वियोलाई में आपको मिलेगी, और नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में भी मिलेगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? फिर बताऊंगा अंत में। यार देखो, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, साल भर बढ़िया हर चीज को अपने हाथ से लिखूंगा, और जितने अपन पढ़ रहे हैं चीजों को आसान करके पढ़ेंगे, पॉइंट्स में पढ़ेंगे, और सारी की सारी चीजें आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। इन नोट्स के बाहर कभी ना सवाल गया है ना कभी जाएगा। आप बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो बच्चों। ठीक है। आप लोगों के साथ कतई गलत नहीं होने दूंगा, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। ठीक है भाई। तो अच्छा दोनों, आज पहली क्लास थी तो यार आज ज्यादा होमवर्क तो है नहीं। आज डीपीपी आपको नेक्स्ट क्लास से मिलनी चालू होगी। नेक्स्ट क्लास से डीपीपी मिलनी चालू होगी। आज अपन ने जितना पढ़ाया है उतना बढ़िया रिवीजन कर लेना भाई। ठीक है। आज जितना हमने पढ़ा है उतना बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है। अपने पास जो डीपीपीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से मिलने लग जाएंगी। ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और अगर क्लास जरूर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से जूलॉजी को तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।